नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूँ रोहित सिंह। न्यूज़ बुलेटिन के संग की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में हुई दिन भर की अहम गतिविधियों पर। गांदरबल के अरामा में मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में डेली वेजर्स बिल पर जुबानी जंग छिड़ी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर साधा निशाना। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने डेली वेजर्स को पक्का करने का भरोसा दिलाया। सुरक्षा के मुद्दे उठाए, प्रशासनिक पुनर्गठन का किया समर्थन। मंत्री सकीना इट्टू और सतीश शर्मा ने जम्मू में वतन को जानो युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। और जम्मू में पीएचई कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, नियमितीकरण और बकाया वेतन अधिनियम लागू करने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। सुरक्षा बलों ने गांदरबल के अरहामा जंगल इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान एक अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया। सेना की चिनार कोर ने पुष्टि की कि आतंकवादी द्वारा गोलीबारी शुरू की जाने के बाद जवाबी कार्रवाई की गई। रात भर रुक रुक कर हो रही गोलीबारी के बीच घेराबंदी को फिर से व्यवस्थित किया गया। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मंगलवार शाम को मिली विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया यह संयुक्त अभियान सुबह होते ही फिर से शुरू हो गया है और अभी भी जारी है। विधायक वहीद परा ने डेली वेजर्स को रेगुलर करने के लिए एक बिल पेश किया, जिसका विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कड़ा विरोध किया। उमर ने पीडीपी पर सुर्खियों में आने के लिए मुद्दों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें इन मुद्दों की असल में कोई परवाह नहीं है। उन्होंने अलग अलग मामलों पर पीडीपी के रुख की आलोचना की और जोर देकर कहा कि उनकी सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के अंदर ही डेली वेजर्स के मुद्दे को हल कर देगी। वो बिल सरकार के रिश्तेदारों के लिए, नीडोज होटल के लिए, गुलमर्ग के लिए, उसका मतलब ये नहीं कि आप उस बिल को पास। आप बिल पर बोल नहीं रहे हैं, आप पता नहीं क्या तकरीरें कर रहे हैं। नो 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 नो, आई एम सॉरी, आई विल नॉट परमिट यू। हम लोग पूरी हमें दियो। आई विल नॉट। आप इस बिल पर बात करो, इस बिल पर, इस पर बात करो। हम मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगा, डेली वेजेस के मुद्दे पे बात करूंगा। जब हमने सर लैंड पे बिल लाई, इनने कहा लैंड ग्रैबिंग, लैंड जहाज, इनने कहा लैंड ग्रैबिंग। आज यहाँ से भी खामोशी, यहाँ से भी खामोशी, क्योंकि पावरफुल लोगों की बिल। इनका ना डेली वेजरों को लेके कोई फिक्र, ना उनके तैन कोई हमदर्दी, ना उनके रेगुलराइजेशन को लेके कोई गर्ज। उनको एक ही गर्ज है कि किसी तरह कल जब अखबार छपे तो अखबार में इनकी तस्वीर होनी चाहिए और उस तस्वीर को छपवाने के लिए ड्रामा करें, झूठ बोलें, हाउस को मिसलीड करें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर मामले में इनकी एक ही कोशिश है कि झूठ बोल के किसी तरह ये अखबार पे सवार होना चाहते हैं। मैं कितने मिसाल दूं इन्हीं का। मुझे मेरे साथियों ने कहा कि मत बोलिए, इसलिए मैं पिछले दिनों चुप रहा। एक हद होती है स्पीकर साहब बकवास करने की। अब यहां मामला जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब पे हमले की मजम्मत करने की आई, उसमें भी ये लोग अपनी सियासत करना शुरू कर गए। उसमें भी इस नौजवान एमएलए से सच नहीं बोला गया। क्या कहा कि हमने जी महबूबा मुफ्ती को मकान नहीं दिया, हालांकि रिकॉर्ड गवाह है गुपकार रोड में सकीना यत्तू साहिबा के मकान के ठीक पीछे उनको मकान मिला है। अब चलिए, अगर मकान उनके स्टेटस के बराबर नहीं तो कोई चिट्ठी जिसके जरिए वो मुझसे कहें कि आप हाउस अपग्रेड करके मुझे बड़ा मकान दीजिए, वो भी नहीं। और फिर हद की बात यह स्पीकर साहब कि कितना हम इनका झूठ बर्दाश्त करें। फिर सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ लिखा
कि दिस इज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मर्डर, मतलब कि मेरे ऊपर कत्ल का इल्जाम कि मैंने महबूबा मुफ्ती को मकान नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनका कत्ल हो, ये जानते हुए भी मैंने उनको मकान दिया। अच्छा, फिर ये कहा कि अगेंस्ट एंटाइटलमेंट। मुझे बताइए ना, किस कानून के तहत उनको एंटाइटलमेंट थी? 2019 के बाद तमाम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स के सरकारी मकानों की एंटाइटलमेंट कैंसिल हुई। हमने रिलैक्सेशन में उनको मकान दिया, उसके बाद भी झूठ, और आज ये ड्रामा। मैंने इसलिए कहा स्पीकर साहब, इनको कोई हमदर्दी नहीं है डेली वेजरों को लेके। अगर वाकई इनको डेली वेजरों को लेके हमदर्दी होती, ये गुलमर्ग की बात नहीं करते। अब चिढ़ गए, अब असलियत सामने आ गई। इनको गुलमर्ग के लोगों की भी कोई हमदर्दी नहीं, इनको लीज जमीन की कोई हमदर्दी नहीं। ये चाहते थे कि मैं तनवीर साहब के प्राइवेट मेंबर बिल को अपोज करूं, उस ऑपोजिशन को लेके ये शोर करें। शोर का मौका मिला नहीं क्योंकि इनका बिल एडमिट हुआ। अब ये परेशान हुए ना, मैं किस चीज पे शोर करूं? मुद्दा बिल डेली वेजरों को लेके, कागज फेंकता है ये गुलमर्ग की जमीन को लेके। अब इससे आप और मेरे मीडिया के दोस्त अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका कोई इरादा यहाँ पे लोगों की हमदर्दी के करना नहीं था, ना यहाँ डेली वेजरों को लेके कोई बात करनी थी, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करने का इरादा था। डेली वेजरों उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने दोहराया कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिहाड़ी मजदूरों को पक्का करने का भरोसा दिया है और उनसे बार बार विरोध प्रदर्शन करने के बजाय समझदारी दिखाने की अपील की है। उन्होंने वित्तीय दिक्कतों और वेतन के लिए केंद्र सरकार के समर्थन पर निर्भरता का हवाला देते हुए चल रही मुठभेड़ों के बीच वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा में चुनिंदा कटौती की आलोचना की। इसे लोकतंत्र का उल्लंघन बताया और उचित सुरक्षा के लिए दखल देने का भरोसा दिया। नहीं पता, और जो उनको भड़काते हैं और उनको रोज रोज कहते हैं जाके धरना दो, मेरे ख्याल उन लोगों को भी असेंबली की इम्पोर्टेंस का नहीं पता। और जो कुछ अगर बीजेपी के लोग जो हाउस के अंदर हैं, अगर वो इनको भड़काते हैं, पीएचई वालों को अगर प्रोटेस्ट करिए, तो मेरे ख्याल वो भी असेंबली की इम्पोर्टेंस को ख़त्म करते हैं। वरना इतिहास ये रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर जब भी कोई बात लीडर ऑफ द हाउस या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं तो उसको देश और स्टेट मानती है। तो लिहाजा जब हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक वादा किया है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया हुआ है कि हम इनको रेगुलाइज करेंगे, उसमें कमेटी भी बना दी, कमेटी की अब रिपोर्ट आनी है, और उसके बाद अब आप कहें रातों रात इनको एक स्ट्रोक से पक्का हो जाएंगे। क्या आप लोग समझदार जर्नलिस्ट हैं, आप लोग भी जानते हैं क्या इतना फाइनेंशियल जो बर्डन पड़ेगा क्या स्टेट बर्दाश्त कर सकेगी? देखिए, सजाद लोन साहब किस फादर का बेटा है, किस बाप का बेटा है? वो लोन साहब, बड़े लोन साहब जो जम्मू कश्मीर के लिए शहीद हुए, उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाज़ को उठाया। ये उन्हीं को आगे रिप्रेजेंट करता है, उनकी डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करता है। और जो लैंग्वेज सजाद लोन बोलता है, ऐसे लगता है कि कोई गली कूचे से कोई आया हुआ लीडर है। मुझे बड़ी शर्म आती है जब सजाद लोन जो सजाद लोन हैं, जो उनके फादर हैं, उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, लेकिन सजाद लोन जो विरासत वोट उनके नाम पे लेता है, लेकिन जुबान उसकी पता नहीं कहाँ से, कहीं बाहर से आती है। और आज सजाद लोन वो अपने नहीं बोलता, उसको कोई पीछे से कहता है बोलने के लिए, तब बोलता है। कल इतना बड़ा सीरियस कंसर्न ऑनरेबल एमएलए दिखा रहे थे, और जिस सिक्योरिटी लैब्स के कारण सजाद लोन के फादर साहब की डेथ हुई, वो शहीद हुए, आज वही सजाद लोन तंज कस रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों पे कि ये इनको कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ये ड्रामा करते हैं, ये शहीद बनने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जब सजाद लोन की ये लैंग्वेज, एक गली कूचे वाली लैंग्वेज बोलता है, शर्म आती है मुझे कि ये बड़े लोन साहब की कहीं ना कहीं उनकी जो पूरी उम्र का जो सरमाया इसके हाथ में दिया है, वो कहीं ना कहीं उनकी इंसल्ट कर रही है। डिवीजन की सेपरेट एडिशनल डिवीजन इसकी, जिसमें पीर पंचाल और डोडा की बात, चुनाव वाली नहीं, ये भूल जाते हैं चुनाव वाली को। थोड़ा सा समीर साहब पता नहीं कहीं सुबह बीजेपी वाले खेमे से तो नहीं निकल के आए, तो इसलिए तभी ये भूल गए। देखिए, जब खित्ता पीर पंचाल का भी जहाँ तक मुद्दा है, चाहे चिनाब वैली का है, चाहे कंडी बेल्ट है, चाहे कश्मीर के अंदर है, जहाँ जहाँ भी डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है होनी चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं। और ये डिमांड आज की नहीं है, आपको याद होगा 96 में
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में पावर जो है डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। और मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं नौशहरा का है, नौशहरा आपको याद होगा 52 डेज बंद रहा, इसीलिए कि जम्मू को नौशहरा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। दुकानें बंद रही, तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि नौशहरा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए, होना चाहिए। लेकिन आप सियासत के नाम पे कोई बिल लेके आएंगे तो वो बिल की बात नहीं बनती। अगर वाहिद साहब बड़ा सिंसियर है तो जरा उनको पूछ लीजिए। 11 आपकी और बीजेपी की, पीडीपी और बीजेपी की अलायंस में सरकार थी, तब उनको सुन लो ना, आपको मर्जी क्यों लग रही है, सुन लो। अब जब वो बात है कि जब उनकी वो सरकार में थे तब उनको डिवीजन क्यों नहीं याद आए। मंत्री सकीना इट्टू और मंत्री सतीश शर्मा ने आज जम्मू के के हाकू स्टेडियम में वतन को जानो युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में हो रही हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम के साथ ही उस पहल की औपचारिक शुरुआत हुई जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और युवा प्रतिभागियों को देश भर की विविध संस्कृतियों और क्षेत्रों से परिचित करना है। ये वतन जानो एक प्रोग्राम है जो डिपार्टमेंट कर रहे हैं, ताकि हमारी कोशिश है छोटे छोटे बच्चे ये जो हैं पूरे मुल्क को देखें, मुल्क में जो बाकी स्टेट हैं, बाकी एरियाज़ हैं, वहाँ जाए, उनकी चीज़ों को देखें, वहाँ की तालीम को देखें, वहाँ के माहौल को देखें, ताकि वो आके फिर उन चीज़ों को यहाँ पे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐड कर सके। अगर वहाँ की तालीम को वो देखेंगे और यहाँ की तालीम कैसी हो, उन सारी चीज़ों को और वहाँ के जो माहौल है, वहाँ का जो सिस्टम है उसको देखें, ताकि बच्चे जाके एंजॉय करें। और हमारी कोशिश है जो हमारा फ्यूचर है वो सेफ रहे, हेल्दी रहे। बहुत बहुत मुबारक। बच्चे पूरा मुल्क देखेंगे और डाइवर्सिटी हिंदुस्तान की देखेंगे और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम एक हैं। ये हमारी ताकत है। दुश्मन मुल्क को ये जवाब मिलना चाहिए। हमारी बहन मंत्री जी ने जो आज आगाज़ किया है, ऐसे और चीज़ें होंगी और बच्चों को पता चले कि हिंदुस्तान से बढ़िया मुल्क ही कोई नहीं। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रांत ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी मांगों में नियमितीकरण, बकाया वेतन का भुगतान और न्यूनतम वेतन अधिनियम को लागू करना शामिल था। मीडिया से बात करते हुए सदस्यों ने विधायकों के वेतन बढ़ोतरी पर सवाल उठाए और अधिकारियों से आग्रह किया कि वे उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को बिना किसी और देरी के पूरा करें। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। सामा से लगभग 2 बसें जिस दिन हमें नेता बनने का शौक पैदा हो गया, इनकी कुर्सियां खाली हो जाएंगी। ये मैं इनको कह रहा हूँ कि जिस दिन हम लोग नेतागिरी में पड़ गए, आपकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। ये भगवान का शुक्र मनाओ कि हमारे अंदर नेता कोई नहीं है। रही बात बीजेपी के स्पॉन्सर करने की, तो जब आप बीजेपी में थे और रजौरी से हमें देख के भागे थे अमित शाह की रैली से, तब हमें कौन स्पॉन्सर कर रहा था? तब तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे ना, तब आप बीजेपी के सीनियर लीडर थे, फिर क्यों भागे थे? अगर बीजेपी स्पॉन्सर करती थी फिर तो आपको हमारे साथ मिलना चाहिए था, भागना नहीं चाहिए था। आप टेबल पे बुलाते क्यों नहीं हो हमें? क्यों नहीं बुला रहे? आप पिछले 1.5 साल से बैठे हो, कितनी बार बुलाया आपने? मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है, आप जब दोबारा ऐसा मौका आए तो उनसे जरूर सवाल पूछिएगा कि आपने बुलाया कितनी बार है। अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सरकार का प्रोटोकॉल होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि स्टेक होल्डर से बुला करके सरकार को बात करनी चाहिए। आपके अंदर एरोगेंस इतनी है, आप बुलाते ही नहीं किसी को, आप तो मिलना ही नहीं चाहते। किसको बुलाया आप? हाँ, ये ऊपर से आए हैं, ये ऊपर से गिरे हुए हैं। डेली बेजल जो है वो 2ym दर्जे का नागरिक है, वो कोई हिंदुस्तानी थोड़ी है, उसका तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं है। मैं खुद कहता हूँ, इस बात को मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी 2 कानून चल रहे हैं। एक MLA के लिए अलग से कानून है, उनके बच्चों के लिए अलग से कानून है। एसएमजीएस अस्पताल के स्वास्थ्य और मेडिकल कर्मचारियों ने रविवार और राजपत्रित छुट्टियों पर ड्यूटी के लिए पहले दिए जाने वाले 2.5 दिन के भत्ते को रद्द किए जाने के विरोध में 72 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने इस भत्ते को तुरंत बहाल करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो इस आंदोलन को अनिश्चितकाल हड़ताल में बदल दिया जाएगा। आज हम यहाँ पे
3 घंटे मतलब 3 दिन की स्ट्राइक पे बैठे हैं। 72 घंटे कंटिन्यू हमारी स्ट्राइक चलेगी। इससे पहले हमने सारे प्रोटोकॉल यूज़ कर लिए। जैसे हम एचआर के पास बंदा सबसे पहले जाता है कोई प्रोटोकॉल यूज़ करने के लिए, उसके बाद हम हाई अथॉरिटी के पास गए, हम हेल्थ मिनिस्टर के पास गए, हम सीएम साहब के पास गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने काले एक बैच के साथ अपनी शुरुआत की, एक सोग बनाया हमने, उसके बाद हमने एक 2 घंटे का प्रोटेस्ट रखा, फिर हमने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद हमने 2 दिन का प्रोटेस्ट रखा, लेकिन सुनवाई ना होने के बावजूद आज हम मजबूर होकर हमने 3 दिन का प्रोटेस्ट रखा है और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक कमेटी बनाई गई थी, 11 तारीख को कमेटी बनाई गई, उन्होंने हफ्ते का टाइम मांगा, लेकिन आज 1 अप्रैल हो चुकी है। उस कमेटी का जवाब यहाँ से चला गया है, जिसमें 3 मेंबरी कमेटी बनाई गई थी और हर हॉस्पिटल का रोस्टर मांगा गया था। वो जवाब वहाँ पे चला गया हुआ है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हुई है। लिहाजा हम सरकार से अपील करते हैं कि ये कोई हमारी डिमांड नहीं है जो हम न्यू डिमांड रख रहे हैं, तो जिसके लिए आपको नया बजट बनाना पड़े। ये हमारी 2.5 दिन की सैलरी थी, जो एक लंबे एजिटेशन के बाद 91 में 274 HME एक ऑर्डर हुआ था, जिसमें हमें ये 2.5 दिन की सैलरी दी गई थी। जब आपने ऑर्डर रिवोक किया हुआ है, उस टाइम आपने क्यों नहीं देखा कि कमेटी बनाई जाए और कमेटी में देखा जाए कि स्क्रीनिंग करेंगे हम, लेकिन ऑर्डर को दोबारा इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कमेटी बना रहे हो। कमेटी भी बना ली, कमेटी का जवाब भी चला गया, लेकिन उस पर सुनवाई क्यों नहीं हुई। लिहाजा 2.5 दिन की सैलरी हमारे मुलाजिम का हक है। ये एक इंसेंटिव था जो हमारे मुलाजिम को मिलता था, क्योंकि वो संडे गेस्टेड नाइट वेट मॉर्निंग यहाँ पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते थे। 2.5 दिन की सैलरी है वो रिलीज की जाए। सरकार के पास बड़ी बार हम गए, हमारे प्रधान साहब भी गए थे और हम पूरी टीम गई थी वहाँ पे, लेकिन सरकार ने अनदेखी बात। गांधीनगर में नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों ने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण, वेतन संशोधन और सेवानिवृत्ति के बाद कल्याणकारी नीति की मांग को लेकर 72 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि वे स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ना तो नौकरी की सुरक्षा मिली है और ना ही कोई अन्य लाभ। एनएचएम फेडरेशन के नेताओं ने बताया कि मिशन डायरेक्टर के साथ बातचीत चल रही है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस मामले में जरूर कोई कदम उठाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की मांगे पहले से पूरी की जा चुकी हैं। ये सबसे पहले जनता जनार्दन से माफ़ी मांगता हूँ कि हमारे स्ट्राइक पर जाने की वजह से आप सबको जो तकलीफ़ हुई उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन दोष इसमें हमारा नहीं है। हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया। सबसे पहले 20 जनवरी को जब फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक ऑर्डर से हमारी कुछ कैटेगरीज़ की 2.5 दिन की सैलरी जो है रोक दी गई, तो उसके विरोध में हमने 10 दिन सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया, अपने ब्लैक बैजेस लगा के प्रोटेस्ट किया, सबको मेमोरेंडम पेश किए अपनी हायरार्की को, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हों या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हों। हमारे कश्मीर के एम्प्लॉइज़ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को साहब को भी मिले, उन्होंने सब ने जो इसको हल करने का आश्वासन दिया, लेकिन अफसोस कि वो सिर्फ आश्वासन ही रहे। उसके बाद 1 महीने के बाद हमने 20 फरवरी को 2 घंटे की स्ट्राइक की कॉल दी और एक सक्सेसफुल स्ट्राइक हुई। फिर भी गवर्नमेंट के कानों में जूं तक नहीं सरकी और उन्होंने इस मसले का कोई संज्ञान नहीं लिया। अब ये 72 घंटे की कॉल दी है, तो मैं इस मंच के माध्यम से, आप मीडिया वालों के माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो कि हमारे एक डायनामिक लीडर हैं, तो उनसे मैं पर्सनल इंटरवेंशन चाहता हूं कि इस मसले को पर्सनली इंटरवीन करके जल्दी से जल्दी इस मसले का हल किया जाए। हमारी ये डिमांड है कि हम लोगों की इक्वल पे इक्वल वर्क की जाए। हम लोग मॉर्निंग वेट नाइट तीनों शिफ्टें करते हैं, तनख्वाहें हमारी इतनी भी नहीं है कि हम अपने बच्चे पाल सकें, इसलिए हमें गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हमें इक्वल पे इक्वल। कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम ने कहा कि एनएचएम में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बावजूद पूरे जिले में स्वास्थ्य सेवाएं अप्रभावित बनी हुई है। उन्होंने पुष्टि की कि जिला अस्पताल कुलगाम और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से काम कर रही हैं, जिससे मरीजों की देखभाल में कोई रुकावट नहीं आ रही है। फिलहाल स्थिति नॉर्मल है एंड होपफुली वी विल सी ए पॉजिटिव डेवलपमेंट इन दिस। तो अभी एज ऑफ नाउ जो है कोई इतना बहुत बड़ा रश नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कंजेशन जैसा नहीं है, जो जिस तरीके से होता है विद द कंटिजेंसी प्लान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम जो है उसको मैनेज कर रहा है। तो वहाँ की स्थिति बता दीजिए सर, क्या वहाँ पे भी जो है एक एक हॉस्पिटल्स का हम देखेंगे, बट अभी तक जो है कोई ऐसा कोई खास ग्रीवांसेस नहीं आया है।
और अगर कुछ आएगा तो उस पर फिर हम तुरंत काम करेंगे। खिदमत सेंटर एसोसिएशन ने श्रीनगर में अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में एक मौन विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की मांग की। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सदस्य शामिल हुए और वादों को पूरा करने में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। एसोसिएशन ने सरकार और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से आग्रह किया कि वे तत्काल कार्रवाई करें और कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करें। चला रहे कि हमारे लिए भी कोई परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी बनाई जाए। बहुत अच्छी बात है जो ऑनरेबल सीएम साहब है उमर अब्दुल्ला साहब जो उन्होंने डायनामिक डिसीजन लिया रिगार्डिंग रिहेबिलिटेशन पॉलिसी ऑफ द कैजुअल लेबर डेली वेजर या जो भी अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं उनको परमानेंटली वो सॉल्व करेंगे। हम खदमत सेंटर भी एक मिशन मोड स्कीम के तहत आए थे इस प्रोजेक्ट में और ख़ासकर से जो एडमिसिबल फैक्ट है उमर अब्दुल्ला साहब ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसी के टेनवर में स्टार्ट हुआ था। हमें पूरा भरोसा है उसकी डायनामिक लीडरशिप पे, जो हमें एश्योरेंस मिली थी उनकी गवर्नमेंट से कि हम आपका मसला भी हल करेंगे। हम उसकी जो एश्योरेंस है बिल्कुल हमें उस पर पूरी कायम है, हमें पूरा भरोसा है कि हमारे मसले को भी सीरियसली लेंगे। इससे पहले भी हम उमर अब्दुल्ला साहब से मिले थे और इवन जितने भी उनके एमएलसीज या एमएलएज या जो भी वहाँ पे मिनिस्टर्स हैं सबसे हम मिले, सब ने आश्वासन दिया कि जो आपका मसला है वो आपका मसला जल्द से जल्द हल किया जाएगा। लेकिन जब कल लिस्ट में आया तो उसमें हमारा नाम कहीं पे अभी नहीं था। हाँ, वी आर होपफुल कि हमारा जो नाम है वो उसमें होगा आइंदा। जो अभी जस्ट मुझे लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने हमसे पिछली बार प्रॉमिस भी किया था कि आने वाले दौर में आपका जो मुस्तकबल है वो हम किसी अच्छे कगार पे लाएंगे, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आपका जो ये मसला है वो हम जल्द से जल्द हल करेंगे। हम अब आपकी वसादत से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर प्लीज़ खिदमत सेंटर्स का मसला अब 17 साल से पेंडिंग है, अब हम 40s भी क्रॉस कर चुके हैं। वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू गेट एनी जॉब्स लाइक दैट। सो जो हमारा मसला है वो परमानेंटली सॉल्व किया जाए। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा के किसानों ने बताया कि कृषि विभाग ने से अच्छी क्वालिटी के बीज, कीटनाशक और मार्गदर्शन मिलने के बाद उनकी फसल की पैदावार और कमाई में सुधार हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों और सरकारी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है और किसानों से आग्रह किया कि वे और अधिक लाभ उठाने के लिए विभाग से जुड़े रहें। नाव गुलाम मोहम्मद मागरे तो बहुत लंगेटस रोजान यह सब फसल नारान सोरी एग्रीकल्चर वाले दिवान पे कैश पेमेंट तो बाकी एग्रीकल्चर वाले नश तम सात कुछ सात कह इंसेंटिव कह चीज सह वाता ठीक पे तो मदद तक तो सीड दिवान वक्तस पे अमुक नतीज ना फसल वारिया असल। हमारे पास ज़मींदार वो रोज़ बरोज़ आते हैं, हम उनको हेल्प भी करते हैं, कभी किसी दफ़ा कैंप भी करते हैं, हम उनको एल सीड भी देते हैं, SS2 या बाकी जो सीड जो हमारे पास है हम उनको गाइड भी करते हैं, फील्ड में भी साथ भी जाते हैं, उनको हम गाइडेंस भी करते हैं, इस तरह ये लगाओ, और इंस्टीट्यूट भी देते हैं वक्तन। हम डिपार्टमेंट की अपने ऑफिस में कभी कैंप करते हैं, उन ज़मींदारों को बुलाते हैं, कोई नंबरदार है, कोई प्रोग्रेसिव फार्मर है, जैसे ये मागरे साहब है, ये अपने ज़मींदारों को बोलते हैं यहाँ आओ, हम उनको सीड प्रोवाइड करते हैं। करीबन 180 कनाल हमने इधर लगाया। अगर ऑयल सीड की बात की जाए बड़ा इम्पोर्टेंट क्रॉप है ये फार्मिंग कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो, क्योंकि इसमें एक जो है उसकी मैशत फाइनेंशियल जो घर का होती मैशत, इसमें एक बड़ा इसमें हिस्सा इन्वॉल्व होता है। हम चाहते हैं कि ये इसकी काश्त करें ऑयल सीड की। ये एक तरफ से एक कैश क्रॉप है, इसका जो इनको फल मिलेगा उसमें काफ़ी मार्केट में डिमांड भी है और इनको पैसा भी अच्छा मिले। और कुछ प्रोग्राम हम यहाँ सब डिवीज़न में लगभग हमने 250 से 300 क्विंटल जो डिस्ट्रीब्यूट है सीड वो अपने 10 जोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। और इन्हीं खबरों के साथ आज का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।